ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुस्लिम समाज के लिए अचीवमेंट बताइए मुझे। इमारत शरिया का अचीवमेंट बताइए मुझे मुस्लिम समाज के लिए। ये चलाएंगे मदरसा ताकि गरीब का बच्चा, यतीम का बच्चा, बेवा का बच्चा मदरसे तक ही सीमित रहे। वो तालीम लेके मुख्यधारा में ना जुड़े, वो तालीम लेकर के आगे ना बढ़े। तो जो लूटने वाले थे वो कल पटना के गांधी मैदान में एकत्रित होकर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दुकान थी वो बंद हो गई। जनता उनसे पूछ रही है कि 20 महीना तो दूर की बात है, पहले 15 सालों के शासनकाल का जवाब दे दीजिए। ये संविधान को बचाने वाले लोग नहीं, बल्कि अपने द्वारा बनाए गए शरिया को थोपने वाले लोग हैं। सेना की शौर्यता और वीरता पर सवाल खड़ा करते हैं, तब ये इल्मी कौंसिल, मिल्ली, रहमानिया, शरिया एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ को लूटा है, जिन्होंने वक्फ को बर्बाद किया है, जिन्होंने वक्फ के पैसे का बंदरबाट किया है। इमारत शरिया का अचीवमेंट सिर्फ यही है कि ईद का जो चांद निकलता है उसका ऐलान करने का ही इनका अचीवमेंट है। सवाल उठ गया है चुनाव आयोग पर कि आप लोग नाम ही अब वोटर लिस्ट हटा रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम से और मैं हूं कुमार मनीष। बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में बिहार महागठबंधन फिर एक बार वक्फ बिल संशोधन का विरोध करने गांधी मैदान में जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। कल फिर बिहार महागठबंधन के जितने भी घटक दल है जुटान हो रही है गांधी मैदान से फिर वक्फ बिल पर। देखो, ये लोग आज लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिले हैं। ये पूरी तरह से वक्फ बोर्ड का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। बिहार में चुनाव नज़दीक है, इसलिए एक राजनीतिक दल के द्वारा इनको शह दिया जा रहा है। जो मुद्दा है ही नहीं है उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता इसको मुद्दा बनने नहीं देगी। ये लोग वक्फ बचाने की बात कर रहे हैं कि कल वक्फ बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ को लूटा है, जिन्होंने वक्फ को बर्बाद किया है, जिन्होंने वक्फ के पैसे का बंदरबाट किया है। वास्तविक तौर पर अगर वक्फ की संपत्ति को किसी ने बचाने का काम किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ला करके वक्फ की संपत्ति को बचाया, पारदर्शिता लाया और वक्फ का जो उद्देश्य था, वक्फ का जो निर्माण किया गया था गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, पसमानदा समाज के लिए, बेवा, यतीम, मिस्कीन लोगों के लिए उनको उनका हक दिलाने का काम किया। जब वक्फ में पारदर्शिता आ गई, जब वक्फ में अमेंडमेंट 2025 के माध्यम से बंदरबाट बंद हो गया, लूट बंद हो गया, तो जो लूटने वाले थे वो कल पटना के गांधी मैदान में एकत्रित होकर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दुकान थी वो बंद हो गई। वो जो लूट रहे थे वो लूट बंद हो गया, इसलिए उनकी ये परेशानी, उनकी बौखलाहट है। चाहे ये जितने भी मिल्ली, कौंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, रहमानी, कासमी, फातमी, जो भी ये लोग हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं इनके, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं। काम बहुत छोटा और नाम बहुत बड़े बड़े, मतलब 2 लाइन में तो इनका नाम ही होता है। और काम पूछेगा तो कुछ नहीं, अचीवमेंट पूछेगा तो कुछ नहीं। समाज के लिए, कौम के लिए क्या अचीवमेंट है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुस्लिम समाज के लिए अचीवमेंट बताइए मुझे। इमारत शरिया का अचीवमेंट बताइए मुझे मुस्लिम समाज के लिए। इमारत शरिया का अचीवमेंट सिर्फ यही है कि ईद का जो चांद निकलता है उसका ऐलान करने का ही इनका अचीवमेंट है, कि ये ऐलान करते हैं कि ईद का चांद हो गया है। इससे ज़्यादा इनका कोई अचीवमेंट मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। जब मुस्लिम समाज बदहाल हो रहा था, जब मुस्लिम समाज तालीम से दूर जा रहा था, जब मुस्लिम नौजवान रास्ते से भटक रहे थे, जब मुस्लिम नौजवान बच्चियां में तालीम की कमी हो रही थी, तब ये सारे उलमा, इल्मी, शरिया बोर्ड, ये सब सो रहे थे। इसलिए सो रहे थे कि ये नहीं चाहते हैं कि देश का जो मुसलमान है, जो 80% से ज़्यादा जो पिछड़ा है, गरीब है, जिसके अंदर एजुकेशन नहीं है, वो आगे बढ़े, वो मुख्यधारा में जुड़े। इनके बच्चे, जितने भी ये बड़े बड़े जो नाम बताए मैंने, जिनका नाम 2-2 लाइन में आता है, सबके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे होंगे या बड़े बड़े हिंदुस्तान के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन ये वकालत करेंगे मदरसा की, ये चलाएंगे मदरसा ताकि गरीब का बच्चा, यतीम का बच्चा, बेवा का बच्चा मदरसे तक ही सीमित रहे। वो तालीम लेके मुख्यधारा में ना जुड़े, वो तालीम लेकर के आगे ना बढ़े, ताकि अगर वो तालीम हासिल कर लेगा, गरीब मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो
अवेयर हो जाएंगी तो फिर इनकी गुलामी कौन करेगा? इनकी गुलामी कौन करेगा? ये किसको शरिया का डर दिखाएंगे? अगर मुसलमानों के बीच में तालीम आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगा, अवेयरनेस आ जाएगा, तो फिर वो शरिया के गलत कानूनों से नहीं डरेगा। जिस प्रकार से इन लोगों ने ट्रिपल तलाक के कानून को शरिया का कानून बताया, कुरान का कानून बताया, और बता करके इस देश के अंदर मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बेटियों और बहनों की जिंदगी को जहन्नम बनाया। अगर मुसलमान पढ़ा लिखा होता तो वो ट्रिपल तलाक का विरोध करता, लेकिन उन्होंने जाहिल बना कर रखा ताकि उनकी खुद की जो कानून है वो लागू हो सके। लेकिन अब इस मुल्क में ऐसा नहीं होने वाला है। गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन मुसलमान जो है उसके मुंह में भी ज़बान आ चुका है। वो भी इनको जो है जवाब देना जानता है। वो खुद कुरान का तर्जुमा करके कुरान पढ़ना जानता है। वो खुद जानता है कि शरिया क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है, इस्लाम क्या है। वो इनके द्वारा बनाए गए इस्लाम पे नहीं चलने वाला, वो इनके द्वारा लागू किए गए शरिया पे नहीं चलने वाला। वो भारत में भारत के संविधान के अनुसार चलेगा। तो इसलिए ये जो कल का पूरा नाटक है, पूरा जो प्रपंच है, ये राजनीतिक दलों के द्वारा शह दिया गया है। और राजनीतिक दल आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे लोगों का अपीजमेंट करते हैं, ऐसे लोगों का तुष्टीकरण करते हैं, ऐसे लोगों को और ऐसे मुद्दों पर बढ़ावा देने का काम करते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लालू प्रसाद यादव के चरणों में थी, तब ये कहां थे? तब इन्होंने बाबा साहेब के अपमान के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। बाबा साहेब इस देश के हर इंसान के लिए, दलित, पसमानदा, पिछड़े, अति पिछड़े के लिए नायक हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिलाया। आज हमारे अंदर शिक्षा प्राप्त हुई ताकि हम बात कर सकते हैं। ये बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब ने ये शक्ति निहित की गरीबों को, वंचितों, शोषितों को। उनका अपमान होता रहा, आपने एक लफ्ज नहीं बोला और आप संविधान बचाने की बात करते हैं। जब कुछ लोग देश के बाहर जा करके देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं पर हमला करते हैं, तब आप एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। जब इस देश के कुछ लोग सेना की शौर्यता और वीरता पर सवाल खड़ा करते हैं, तब ये इल्मी कौंसिल, मिल्ली, रहमानिया, शरिया एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। तो इनका जो एजेंडा है, ये संविधान को बचाने वाले लोग नहीं, बल्कि अपने द्वारा बनाए गए शरिया को थोपने वाले लोग हैं। और अब इस देश में इनके द्वारा थोपा गया शरिया नहीं चलेगा। पूरी तरह से संविधान का पालन होगा, संविधान चलेगा। ये देश बचाने की बात कर, कल्पना कीजिए शाहबानो केस को, 60 वर्ष की बूढ़ी औरत और मात्र 60 रुपये का भत्ता, उसके विरुद्ध ये सारे के सारे खड़े हो गए। और उसके बाद से कांग्रेस की सरकार जो तुष्टीकरण की नीति के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा देती है। तो इससे बड़ा पाप अब क्या हो सकता है? इन लोगों से और उम्मीद क्या हो सकती है? तो ये सारे लोग, जिनका मैं फिर से नाम ले रहा हूं, जितने भी ये मिल्ली, कौंसिल, शरिया, इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जितने भी इदारा हैं, जितने भी ये रहमानी, कासमी, फातमी, जितने भी लोग हैं, ये सब गुनाहगार हैं मुसलमानों की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, मुसलमानों की इमेज को ख़राब करने के लिए, मुसलमानों को पीछे रखने के लिए, मुसलमान बच्चों को तालीम से दूर रखने के लिए, मुसलमान बच्चियों की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए अगर कोई गुनाहगार है तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं। तो बिहार में मात्र 3 महीने का समय बिहार विधानसभा चुनाव का बचा है। ऐसे में बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, तो एक जनता में अलग संदेश जाएगा। तो फिर उस गरीब बच्चों के लिए कौन खड़ा होगा? जब वो लोग महागठबंधन उनको गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी विरोधी बताई जा रही है, तो फिर उनके रक्षादायक कौन बनेंगे? कैसे समझा पाएंगे जनता को आप? 2014 से इस देश में एक सरकार चल रही है, जो सरकार तुष्टीकरण, अपीजमेंट के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर इस देश के सभी समाज को मुख्यधारा में लाने का काम कर रही है, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 ऐसे फैसले लिए हैं जिसका सीधा असर और फर्क किसी के ज़िंदगी में पड़ा, तो वो इस देश के 80% पसमानदा मुसलमानों पर पड़ा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को डिमोलिश करके सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के बकरवाल, गुजर और पसमानदा कम्युनिटीज़ को मिला। वो मुख्य धारा में जुड़े, उनके जीवन में पहली बार आरक्षण प्राप्त हुआ।
ट्रिपल तलाक को बैन करके प्रधानमंत्री ने इस देश की मुस्लिम महिलाओं बेटियों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। उनकी ज़िंदगी को जो जहन्नम बनाया जा रहा था उससे निकाल करके जो है उनके ज़िंदगी को में रोशनी लाने का काम किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके लिए वक्फ का निर्माण किया गया था, जिन लोगों के लिए वक्फ का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने का काम किया। इसका सीधा फायदा इस देश के 80% गरीब, पसमानदा, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित मुसलमानों को हुआ। इसी तरह से अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो अनाज हो, शौचालय हो, आवास हो, बिजली हो, जनधन योजना हो, 5 लाख तक का इलाज हो। इसका सीधा फ़ायदा अगर किसी को पहुंचा है तो इस देश के गरीब को पहुंचा, और इस देश के अंदर मुसलमानों की जो गरीबी की जो स्थिति है वो हम सब से भली भांति वाकिफ़ है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी उनके अंदर थी। और गरीबी देने वाला कौन? ये किसकी देन है? इस देश के अंदर किसी को भी अगर गरीबी मिली तो इसका 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 गुनाहगार कौन है? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में, 50 वर्षों से ज़्यादा उनकी सत्ता रही, उनके लोग रहे। तो इसलिए ये चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट है कि एक सरकार है जो सबके साथ सबके विकास की कोशिश कर रही है, सबको मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के हर एक पिछड़े, अति पिछड़े, पासमानदा, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी जीवन में उसकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आए, उसके लिए ये सरकार काम कर रही है। दानिश इकबाल जी, कैसे देखते हैं कल की जो विरोध है उसे चुनाव पर असर कितना पड़ेगा? कैसे समाज में आप लोग जाएंगे? कैसे, जो कहा जाता है बीजेपी विरोधी बताया जाता है, तो कैसे वोटरों को एकजुट करेंगे आप लोग? इसका कोई भी असर बिहार के आने वाले चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। बिहार का चुनाव का जो एजेंडा है वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है, विकास है। हम पिछले 20 वर्षों के अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। इस 20 सालों में हमने बिहार को सुधारा है और बिहार को संवारा है, और आगे भी बिहार को आगे लेकर के जाना है। उसका पूरा रोड मैप हमारे पास है और 20 साल का अचीवमेंट है। तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। जो दूसरे विपक्षी हैं उनका एजेंडा क्या है, उनसे ज़रा पूछिए। क्या वो अपने 15 साल के माता पिता के शासनकाल के अचीवमेंट को लेकर के जाना चाहेंगे? क्या उनके पास कोई अचीवमेंट है जो वो चुनाव में एजेंडा बनाएंगे? क्या वो ये बताएंगे कि उनके माता पिता के शासनकाल में पटना से जो है शोरूम से गाड़ियाँ उठा ली जाती थी? क्या वो ये बताएंगे कि पटना में शोरूम से उनकी बहन की शादी में जो है दलदली मार्केट से जो है पूरे के पूरे अनाज के बोरे उठा लिए जाते थे? क्या वो ये बताएंगे कि अपहरण और फिरौती जो है वो उनके माता पिता के मुख्यमंत्री आवास से चलाई जाती थी? क्या वो बताएंगे कि इस उनके शासनकाल में शिल्पी गौतम हत्याकांड हो या नरसंहार हो या अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें जो है इंसाफ नहीं हुआ हो? क्या वो इसको बताएंगे? तो उनके पास बताने के लिए ना कोई अचीवमेंट है, ना किसी प्रकार की कोई सफलता है, और ना बिहार के लिए उनके पास कोई रोड मैप है। तो वो इसी प्रकार की बातें करेंगे जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हो, जिसके अंदर समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। हिंदू मुसलमान को लड़वाएंगे, वो जो है जातियों का वर्गीकरण करेंगे, वो जो है वक्फ की संपत्ति को लूटने की बात करेंगे, वो बात करेंगे कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। तो जितनी भी बेसलेस रिमर्स बातें हैं वो इस चुनाव में वो करेंगे। और जनता बखूबी समझ रही है कि चुनाव जो है एक तरफ डेवलपमेंट का है, एनडीए के डेवलपमेंट का है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है जिसकी फेलियरनेस है उसके बीच में है। एक तरफ अचीवमेंट है, एक तरफ फेलियरनेस है। तो जनता निश्चित तौर पर अचीवमेंट को ही चुनेगी। राजद के निजी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल बनाम 20 महीना हमको दे दीजिए। जनता से अपील कर रहे हैं कि 20 महीना आप मेरे को दीजिए, 20 साल में जो एनडीए नहीं की है वो हम 20 महीना में करके दिखाएंगे। जनता उनसे पूछ रही है कि 20 महीना तो दूर की बात है, पहले 15 सालों के शासनकाल का जवाब दे दीजिए। उनके माता पिताजी के द्वारा चलाए गए 15 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है। उस 15 साल में उनके द्वारा किए गए कार्य के एक अचीवमेंट तेजस्वी यादव बता दें तो बिहार की जनता उन पर यकीन कर लेगी। एक भी अचीवमेंट बता दें वो। चुनाव आयोग को लेकर एक आखिरी सवाल रहेगा। बीजेपी के पेज पर एक पोस्ट की है, आप लोग शेयर भी कर रहे हैं। सवाल उठ गया है चुनाव आयोग पर कि आप लोग नाम ही अब वोटर लिस्ट हटा रहे हैं। चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है। चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष रूप से काम करती है। चुनाव आयोग हर चुनाव के पहले जो है सबको शॉर्टलिस्ट करती है, चिन्हित करती है और एक पारदर्शिता सूची बनाती है। ये काम निर्वाचन आयोग का है, ये निर्वाचन आयोग को करने देना चाहिए। इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है, क्योंकि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। चलिए, तो देखिए किस तरह से
बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने वक्फ बोर्ड का जो कल महागठबंधन विरोध कर रहा है उसको लेकर किस तरह से उनका घेराव किया और कहा कि इस पर जनता का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जनता इन लोगों को समझ चुकी है। 20 साल बनाम 20 महीने के को लेकर भी जब इनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पहले 15 साल का जवाब दीजिए, माता पिता के कार्यकाल में क्या रहा है, क्या किया है, जनता को किस तरह से गुमराह किया, लूटने का काम किया है। लेकिन 3 महीने बाद जब चुनाव होगा तो जनता को कैसे एनडीए गठबंधन समझाएगी, क्या जनता इस बार फिर से एक बार एनडीए गठबंधन को चुनना पसंद करेगी या बदलाव चाहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं, दीजिए हम इजाजत, धन्यवाद।